क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म द डार्क नाइट में एक बड़ी अच्छी लाइन है, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। यानी या तो आप नायक की तरह मर जाओ या तब तक जियो जब तक कि खुद को खलनायक बनता ना देख लो। रिव्यू करेंगे राम गोपाल वर्मा की लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्म डी कंपनी, लेकिन इसके रिव्यू से ज्यादा इस पर डिस्कस करना जरूरी है कि आखिर शिवा जैसी मास्टरपीस से टीवी सीरियल जैसी डी कंपनी तक क्या कारण रहा इस महान डायरेक्टर के डाउनफॉल का। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आज हम अक्सर रियलिस्टिक फिल्मों की बात करते हैं और नाच गाने रोमांस वाली फिल्मों को सीरियस मूवीज से कंपेयर करके जो फिल्मों के प्रति अपने ज्ञान का बखान करते हैं उसका श्रेय जाता है राम गोपाल वर्मा को। वही इंसान कामयाब होता है जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए रिस्क उठाता है, और जिसने कैलकुलेटेड रिस्क उठा लिया तो फिर कामयाबी उसके पीछे घूमती है। राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिसको श्रेय जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति लाने का, एक ऐसा बदलाव जिसके कारण हमें पता चल सका कि फिल्मों को दिखाने का एक दूसरा तरीका भी है। इस क्रांति के आने से हमें पता चला कि एक्चुअली में एक फिल्म में साउंड के क्या मायने होते हैं। इस क्रांति से हमें पता चला कि जरूरी नहीं कि साफ सुथरे कपड़े पहने सुंदर शक्ल वाले ही फिल्मों में काम कर सकते हैं। जवान हो ना, फोन में बात करनी है। इस क्रांति ने हमें बताया कि रियल दुनिया को भी रियल दुनिया में दिखाया जा सकता है। बॉलीवुड की बात करें तो राम गोपाल वर्मा ने शिवा फिल्म बनाकर बॉलीवुड में अंगद की तरह अपने पांव गाड़ दिए, जिससे कोई हिला नहीं पाया। एक क्राइम थ्रिलर फिल्म को जिस तरीके से आरजीवी ने स्क्रीन पर उतारा उसने हर किसी को एक्साइट कर दिया, चौंका दिया। शिवा फिल्म न केवल सफल रही बल्कि इस फिल्म के कारण दूर गांव में बैठे उन युवाओं को भी हौसला मिला, उनकी आशा जगी कि फिल्मों में काम करने के लिए हीरो जैसे दिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स थे जिन्हें पता था कि हम शक्ल सूरत से हीरो जैसे नहीं लगते लेकिन हमें एक्टिंग आती है, उनका सहारा बने राम गोपाल वर्मा। शिवा, सत्या, रंगीला जैसे मास्टरपीस देने वाले राम गोपाल वर्मा ने अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स भी दिए जो उनके अंडर में रहकर रियल सिनेमा को सीखते रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राम गोपाल वर्मा जैसा जीनियस फिल्म मेकर कैसे धीरे धीरे लगातार रोज नीचे की तरफ गिरता चला गया। और आज आलम यह है कि कल रिलीज हुई उनकी डी कंपनी में न वो राम गोपाल वर्मा वाली सनक दिखाई दी, न वो आग दिखाई दी, न वो पैशन दिखा और न वो कुछ नया करने की चाहत दिखी तो केवल उनकी वो सोच, वो स्टाइल जिसे वो ऑलरेडी अपनी पहली फिल्म शिवा में आज की फिल्म से बेहतर दिखा चुके थे। राम गोपाल वर्मा की सत्या ने फिल्म मेकिंग के सारी कैलकुलेशंस बिगाड़ दी, फिल्म बनाने के बेसिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जहां हीरो अच्छा आदमी होता है, गुंडों के आलीशान अड्डे होते हैं, सपने में मिलती है गाने से, ये बता दिया कि आइटम सॉन्ग में लड़की का होना जरूरी नहीं। लेकिन यह शायद उनका आखिरी मास्टरपीस था जिसके बाद एटलीस्ट इस लेवल को वो कभी नहीं छू पाए। हालांकि उनके कामों में और बहुत सी बेहतरीन फिल्में इसके बाद भी आती रही, जैसे कौन, शूल, जंगल, कंपनी, भूत, एक हसीना थी। लेकिन इसके बाद आरजीवी ने एक्सपेरिमेंट्स की बाढ़ ला दी और कुछ ऐसी फिल्में बनाते चले गए जो उनके कीर्तिमान को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाने लगी, जैसे वास्तुशास्त्र, गायब, नाच, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं। राम गोपाल वर्मा की आग फिल्म एक दस्तक थी उनके लिए कि आप अब वापस धरती पर आ जाओ, एक्सपेरिमेंट्स को कैलकुलेट करके फिल्मों में यूज करो। भले आपने इंडस्ट्री को नई तरह की फिल्म मेकिंग से अवगत कराया, लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि आपके हर एक्सपेरिमेंट को झेल ले। ये एक वार्निंग थी राम गोपाल वर्मा के लिए कि अब कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जब उन्होंने शिवा फिल्म बनाई थी तो स्टेडी कैम का चलन आया था बॉलीवुड में। उस वक्त जहां फिल्म मेकर्स सीन को शूट करने के लिए ट्रैक ट्रॉली का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, आरजीवी ने हैंडी कैम से शूट करना शुरू किया और शिवा के बहुत सारे शॉट्स में हैंडी कैमरे का इस्तेमाल हुआ। और धीरे धीरे उन्होंने कैमरे एंगल्स में भी बहुत सी क्रिएटिविटी दिखाई। उनके अजीबोगरीब कैमरा एंगल्स से लिए गए शॉट्स लोगों को भाने लगे, लेकिन राम गोपाल वर्मा की आग से उनके हर टैलेंट पर ग्रहण लगता चला गया और वो भी नए कैमरा एंगल्स की खोज के चक्कर में अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल को जमीन पर ले आए। इस फिल्म के बाद वो उठ नहीं पाए और लगातार उनका डाउनफॉल होता चला गया। कुछ और फिल्में उन्होंने ट्राई की, जैसे रक्त चरित्र, सत्या 2, सरकार 3, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उनके जिस तरह के बयान आने शुरू हुए वो भी उनके व्यक्तित्व पर सवाल उठाते रहे। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुझे लड़कियों के हिप्स बहुत पसंद है
ऑब्वियसली ये बात उन्होंने एक फिल्म मेकर के नजरिए से कही होगी, बट इसका फर्क पड़ता है। इसी तरह से जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी फिल्मों में वायलेंस होता है, सेक्स होता है, ये सब चीजें आखिर पब्लिक क्यों देखे, तो उनका एक ही जवाब होता था, तो मत देखो। अगर आप एक कामयाब डायरेक्टर हो तो आपके इस तरह के बयान से फर्क नहीं पड़ता, आपका काम बोलता है। लेकिन जब समय आपके अनुकूल ना हो तो इस तरह के बयान भी लोगों को खटकने लगते हैं। आरजीवी ने इसके बाद शॉर्ट फिल्म्स में सेक्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी बेटी सन्नी लियोनी बनना चाहती है और गॉड, सेक्स और ट्रस्ट जैसी फिल्में बनानी शुरू कर दी। और इस तरह से उनका जो सितारा 2010 के लगभग डूब चुका था, वो 2021 में डी कंपनी जैसी फिल्म से पूरी तरह से अस्त हो गया। डी कंपनी फिल्म की शुरुआत में एक अच्छा कैमरा एंगल देखने को जरूर मिलता है जो एक एक्टर को चेज करता हुआ काफी दूर तक जाता है। खास बात यह थी कि एक्टर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जाता है और कैमरा सीधे नीचे से ऊपर चला जाता है और यहां क्रेन का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। तो ये क्रिएटिव काम देखने में, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो फिल्म के बारे में एक दो लाइंस स्क्रीन पर दिखती हैं वो बहुत बचकाना लगती है। इतने घटिया फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है कि लगता है बच्चे घर में कोई वीडियो एडिट कर रहे हों। शुरू में समंदर को दिखाना अजीब लगता है, उसमें भी मुंबई का बीच दिखाते तो तरीका अलग होता, वो दिखाया जाता तो समझ आता कि फिल्म मुंबई बेस्ड है तो चल सकता था। बट इस तरह से समंदर दिखाकर फिल्म की शुरुआत करना, ऐसा लग रहा था मानो किसी शादी की वीडियो बनाई जा रही हो। फिल्म शुरू होती है खुद राम गोपाल वर्मा की आवाज में, जो एक साउथ इंडियन एक्सेंट के साथ मुंबई की कहानी बताते हैं और 10-15 मिनट तक ये कहानी चलती है, तब तक जब तक कि शुरुआती क्रेडिट्स शुरू नहीं होते। इस क्रेडिट्स में उनकी कमेंट्री खत्म होती है, आवाज नहीं। अब आरजीवी खुद इसमें गाना गाते हैं, वो भी हिंदी में, बट फॉर सम अननोन रीजंस ये सुनने में अच्छा लगता है, कुछ तो नया सा फील जरूर होता है। इसके बाद फिल्म में जबरदस्ती के कैमरा एंगल्स बनाए गए हैं जो एक बड़ा कारण है आरजीवी के डाउनफॉल का, वो यहां भी कंटिन्यू दिखता है। हाँ, कुछ अच्छी लाइटिंग्स फिल्म को सपोर्ट जरूर करती हैं, लेकिन नए एक्टर्स जिन्हें वो मनोज बाजपेयी बनाना चाह रहे थे, उनमें एक्चुअली भिकू महात्रे बनने जैसा दम दिखा नहीं। टीवी सीरियल्स की तरह हुश साउंड्स फिल्म को सस्ती बना रहे थे। केवल वायलेंस के भरोसे फिल्में नहीं चलती, ये अब आरजीवी को समझने की जरूरत है। डायरेक्शन बहुत खराब है, स्क्रीन प्ले कहीं पर भी फिल्म से कनेक्ट नहीं रख पाता, और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट की भी तैयारी है, ऐसा फिल्म के क्लाइमेक्स से पता चलता है। फिल्म देखने से पहले ही आभास हो जाता है कि ये कई बार देख चुके फिल्मों में से एक होने वाली है। तो फाइनली लगता है कि आरजीवी के करियर के ताबूत में ये फिल्म आखिरी कील है, या आपको लगता है आरजीवी वापस कमबैक करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फिल्म और आरजीवी को रेटिंग्स की जरूरत नहीं है, दोनों को दुआओं की जरूरत है। हैव ए नाइस डे।